हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज का जो टॉपिक है आज का टॉपिक है मौर्य वंश से संबंधित हम चीजों को पढ़ेंगे, जिसमें आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद अशोक महान के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मगध पर जो साम्राज्य जो उत्कर्ष चल रहा था उसके बारे में मैंने इससे पहले दो वीडियो बनाई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से मगध का उत्कर्ष होता है, मगध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का जो साम्राज्य होता है वो उभर कर आता है। 16 महाजनपद, आप जानते हैं कि भारतवर्ष कितने जनपदों में बटा था, तो 16 महाजनपदों में बटा था, जिसमें से मगध, आपका अवंती और कौशल जो था आपका, वो राज्य क्या थे, महाजनपद जो थे वो बड़े थे और जिसमें मगध साम्राज्य एक सबसे बड़ा रूप लेकर उभर रहा था। उसकी शक्तियां उसकी ज्यादा थी, उसकी शक्तियों का विस्तार हो रहा था। तो उसी के बारे में हमने पढ़ा था। क्या देखा था हमने देखा था कि मगध पर कितने राज्यों ने, कितने वंशों ने राज्य किया उसमें। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था कि हर एक वंश, सबसे पहले हमने देखा था मगध का जो संस्थापक था उसे बृहद्रथ के रूप में हमने जाना था। फिर आगे देखा था कि उसमें कितने वंशों ने शासन किया था, हमने देखा था हर एक वंश के बारे में देखा था। उसके बाद शिशुनाग वंश के बारे में देखा था। उसके बाद हमने नंद वंश के बारे में पढ़ा था। नंद वंश का जो अंतिम शासक होता है घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक युद्ध होता है, जिसमें घनानंद पराजित हो जाता है और क्या होता है, तो आपका मगध पर एक नया वंश की स्थापना होती है, जिसे किस नाम से इतिहास में जानते हैं, तो उसे मौर्य वंश के नाम से इतिहास में जानते हैं। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए, मौर्य वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मौर्य वंश की हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है कि उसने मगध पर राज्य किया, उसका साम्राज्य बड़ा साम्राज्य रहा। तो ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो कुछ स्रोत है, वहां से हमें जानकारी प्राप्त होती है। चलिए तो देखते हैं, साहित्य के स्रोत के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें क्या है, पुराण। तो पुराणों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है कि मौर्य साम्राज्य के शासनकाल के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो मौर्य पुराणों में अगर बात करें तो विष्णु पुराण से हमें अच्छी खासी ठीक ठाक जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखेंगे इंडिका। तो इंडिका जो पुस्तक है उसको किसने लिखा था, मेगास्थनीज के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, इतिहास में इसका एक प्रमुख नाम है, एक तरीके से जानेंगे तो इंडिका का नाम जरूर ही आपको याद रखना होता है और मेगास्थनीज का आप नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो इंडिका जो थी ये पुस्तक, इस पुस्तक में किस बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो क्योंकि मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। ठीक है, तो उसने एक पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज नाम की, क्योंकि वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था। तो उसकी जो पुस्तक उसमें लिखी थी, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में, उसने समय के जो साम्राज्य के बारे में अच्छी खासी जानकारी इसमें प्रदान की। ठीक, उसके बाद हम आगे चलेंगे मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की बात करें तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो सबसे पहले आप जानेंगे विशाख दत्त के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा चीजें डिटेल में नहीं पूछी जाती है, आपको सिर्फ एक पुस्तक के नाम दे दिए जाते हैं और एक साइड आपको लेखकों के नाम दे दिए जाते हैं और दोनों को मिलान करना होता है और कभी कभी पुस्तक के साथ आपके राइटर का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, विशाख दत्त के द्वारा, और मुद्रा राक्षस से भी आपके मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। आगे चलेंगे, अर्थशास्त्र। इस पुस्तक का आपको नाम पता होगा, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगर कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य कौन था, तो चाणक्य, जिसको आप चाणक्य के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से, कौटिल्य के नाम से, तीन नामों से जानते हैं, उसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। तो अर्थशास्त्र पुस्तक कैसी थी, ये एक राजनीतिक पुस्तक थी। याद रखेंगे, ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं थी, बल्कि ये राजनीतिक पुस्तक थी और किसके द्वारा लिखी गई थी, तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो यहाँ से भी जानकारी किसकी प्राप्त होती है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की जानकारी, अच्छी खासी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो दो तरह के स्रोत हैं हमारे पास। पहली चीज हमने देखा साहित्यिक स्रोत, लिखी हुई पुस्तकों के रूप में हमें प्रदान होते हैं, प्राप्त होते हैं, वो हमारी पुस्तकों के बारे में जाना। उसके बाद हम देखते हैं
एक चीज और याद रखेंगे, तो ये जैन और बौद्ध ग्रंथों से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। आगे चलते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं? जिसमें शिलालेख होते हैं, स्तंभ होते हैं, मृत भांड होते हैं। ये सारी चीजें से जहां से हमें जानकारी प्राप्त होती है, उस साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो देखिए अशोक के जो शिलालेख हैं वहां से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो अशोक के शिलालेख से भी मौर्य वंश की, मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। उनके द्वारा अभिलेख लिखे गए हैं, राजाओं के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख है, स्तंभ लेख है, ये सारी चीजों से यहाँ से जानकारी हमें अच्छी खासी प्राप्त होती है। इससे हमें क्या पता चलता है? तो ये सारी जो जानकारी के रूप में जो प्राप्त होती है, उसी से हम मौर्य वंश का अध्ययन करते हैं और मौर्य वंश को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, चंद्रगुप्त परिचय। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो देखेंगे चंद्रगुप्त का हम छोटा सा जीवन परिचय या परिचय के बारे में जान लेते हैं, इनके जीवन से संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। ठीक है, तो अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में इनकी क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे इनकी माता का नाम पूछा जाता है, तो इनकी माता का नाम क्या था? मुरा था। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि मुरा जो थी वो क्या थी? उन्होंने मोरों का पालन किया, मयूर यानी मोरों को पाला करती थी, जिस वजह से आपके मौर्य वंश के, अगर हम राजनीतिक चिन्ह की बात करेंगे, राज चिन्ह की बात करेंगे, तो मयूर जो चिन्ह है वो इनकी माता जो मोरों का पालन किया करती थी, इस वजह से पड़ा था। और ये भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे आपको ये इस तरह से भी लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि सारे इतिहासकार एक ही मत में नहीं होते हैं, सब कहीं से अलग अलग जानकारी तरह की प्राप्त होती है। तो उसमें ये भी कहा जाता है कि जो इनका जो वंश पड़ा था मौर्य, ये भी किससे संबंधित था? इनकी माता का नाम मुरा था और ये मोरों का पाला करती थी, इस वजह से इनके वंश का जो नाम पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी वजह से पड़ा था। ये भी जानकारी प्राप्त होती है। खैर, इसके लिए ये चीजें नहीं पूछी जाती है, जो फैक्ट पूछे जाते हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो माता का नाम क्या था? मुरा था। आगे चलेंगे, धर्म की बात करें तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? जैन धर्म को अपना लिया था। पहले ये जैन धर्म को नहीं मानने वाले थे, इन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, एक चीज और देख लेंगे, संलेखना विधि के द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, संलेखना विधि क्या होती है अभी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं प्रशासन की। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रशासन किया था उसके बारे में हमें कुछ जानना है, जिससे आपके सीधे सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक के रूप में, याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक यानी घनानंद को पराजित करके 25 वर्ष की अवस्था में यानी कि 322 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठता है और मौर्य साम्राज्य की, एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे मौर्य वंश का स्थापना करता है और मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इसके पीछे में भी एक स्टोरी है, आपकी जो स्टोरी है वो मैं बताना चाहूंगी। तो उसमें क्या था, जैसे आप जानेंगे, क्योंकि सिकंदर, इससे पहले आपने पढ़ा था नंद, जो आपका नंद वंश का आखिरी जो शासक था वो कौन था? घनानंद था। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, तो मैं इस वीडियो में बताती हूँ कि जो घनानंद होता है वो बहुत ही क्रूर शासक होता है और बहुत ही ज्यादा बुरा शासक होता है, और कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा बिगड़ैल टाइप का शासक था। और क्योंकि उसको विरासत में बहुत बड़ी एक सत्ता सी मिली थी, तो इस वजह से वो क्या करता था? लोगों पर अत्याचार किया करता था, लोगों की, अपनी प्रजा के हितों के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने बारे में सोचा करता था। तो एक समय होता है कि सिकंदर के बारे में पढ़ा था कि सिकंदर किसके समकालीन था? तो आप जानते हैं घनानंद का समकालीन था। तो सिकंदर क्या था? भारत की विजय करते हुए व्यास नदी तक पहुंच गया था। तब क्या होता है, जो चाणक्य, जिसको आप कौटिल्य के रूप में जानते हैं, कौटिल्य क्या करते हैं?
इसके बारे में वो सोचते हैं और इसके लिए एक कदम उठाना चाहिए कि हम किस तरह से सिकंदर को, जो भारत के विजय पे निकला हुआ है, उसको किस तरह से रोक सकते हैं। इस बारे का एक सुझाव लेकर वो कहाँ जाते हैं, तो घनानंद के दरबार में जाते हैं। जब घनानंद के दरबार में जाते हैं तो अपनी जो क्योंकि चाणक्य जो होते हैं वो ज्यादा कुरूप टाइप के होते हैं, अगली टाइप के होते हैं, बदसूरत से दिखते हैं। और क्योंकि जो घनानंद था वो क्या था, वो शासक कैसा था, बहुत ही मगरूर था, क्रूर था, उसके अंदर कुछ अच्छाइयां चीजें नहीं थी। तो वो चंद जो चाणक्य होते हैं, लेकिन चाणक्य जो थे वो बहुत ही बड़े विद्वान हुआ करते थे, तक्षशिला में विद्वान थे। तो वो जब आते हैं अपना सुझाव लेकर, तो क्या करता है घनानंद, उसकी बात को ध्यान नहीं देता है, उसकी बात को नहीं सुनता है, उसके सुझाव को नकार देता है और उसकी पूरे दरबार में बहुत ही बेइज्जती करता है, अपमानित करके उसे दरबार से बाहर निकाल देता है। उसी टाइम कहा जाता है कि चाणक्य ने, क्योंकि वो चाणक्य थे, उनके सर पर जो एक चोटी हुआ करती थी, और कहते हैं कि उस चोटी में वो गांठ लगा लेते हैं और उसी टाइम प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि आप वो मगध पर जब कदम रखेंगे, जब इस नंद वंश का क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, उसका विनाश कर देंगे और एक नए साम्राज्य की वो स्थापना करेंगे। तो उन्होंने सोच लिया था कि इस नंद वंश को वो मिट्टी में मिला देंगे, विनाश कर देंगे। तो उन्होंने ये सोच लिया था। और जब वो लौटते हैं तो लौटते हुए वो देखते हैं कि जब वो रास्ते में लौट रहे होते हैं तो एक बालक को देखते हैं। वो लोग क्या कर रहे होते हैं, एक खेल खेल रहे होते हैं, जिसमें क्या होता है 10 बालक होते हैं और उसमें एक राजा बना होता है। और राजा जो होता है वो क्या करता है, एक बच्चा राजा बना होता है, बाकी के लोग क्या होती हैं, उनकी प्रजा बनी होती है। और वो जो बच्चा होता है वो क्या कर रहा होता है, राजा बन के क्या कर रहा होता है, निर्णय ले रहा होता है। तो ऐसे में आचार्य चाणक्य उस बच्चे के अंदर की छुपी हुई जो कला होती है, उसके निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, उसको देखकर वो क्या कर लेते हैं, चंद्रगुप्त को वो ले जाते हैं अपने साथ और वहां पर तक्षशिला में ले जाते हैं और उसको एक बहुत ही अच्छी शिक्षा देते हैं, उसे सैन्य शिक्षा प्रदान करते हैं। तब वो जाके, क्योंकि जो आप देखेंगे अभी आपने जैसे कि पढ़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं किसकी सहायता से, जो बालक होता है चंद्रगुप्त इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना कैसे कर देता है, क्योंकि वो चाणक्य, आप जानते हैं चाणक्य वो है जिनकी नीतियां विश्व में भी प्रसिद्ध रही। तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंश का शासक कौन होता है, घनानंद। ये वही मगरूर शासक था जिसको पराजित करके कब करते हैं, 25 वर्ष की आयु में एक 322 ईसा पूर्व में एक मगध पर सिंहासन पर बैठते हैं और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो किसकी सहायता से, जो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त एक नया शासक बनता है और मगध की मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, अब अगले पॉइंट्स पर पढ़ेंगे। तो सेल्यूकस निकेटर कौन था, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का थल सेनापति था। याद रखेंगे, उसके थल सेनापति सिकंदर के 2 थे, थल सेनापति और जल सेनापति। थल सेनापति कौन था, तो याद रखेंगे सेल्यूकस निकेटर था। जबकि हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा है उसके जल सेनापति कौन था, तो जल सेनापति निर्याकस था। इसमें आप याद रखेंगे सेल्यूकस निकेटर जो होता है वो सिकंदर का, जिसने भारत पर, सिकंदर ने जहां पे उसने विजय प्राप्त की थी, आपके अफगानिस्तान वगैरह ये सारे जो एरिया में उसने विजय प्राप्त कर ली थी, वो वाला एरिया में ये शासन कर रहा था सिकंदर, आपका सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का थल सेनापति था और 305 ईसा पूर्व में क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर से और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक युद्ध होता है। ये पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखेंगे सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो युद्ध हुआ था वो किस सन में हुआ था, तो आपको याद रखना है 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त से युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो जाती है, विजय होती है। याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है, सेल्यूकस निकेटर की हार हो जाती है। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री होती है, सेल्यूकस निकेटर वो है जिस सिकंदर का थल सेनापति है, उसके पुत्री होती है जिसका नाम क्या होता है, कार्नेलिया होता है, जिसे हेलेना के नाम से भी जानते हैं। तो कार्नेलिया जो उसकी पुत्री होती है उससे विवाह चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाता है। याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किससे होता है, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया से इसका विवाह हो जाता है। ठीक है, तो युद्ध की शर्तों के अनुसार, क्योंकि युद्ध क्या थे, ये हार चुके थे सेल्यूकस निकेटर, तो युद्ध की शर्तों के अनुसार उन्हें क्या देना पड़ा था, 4 राज्य किसको देना पड़े थे, 4 राज्य आपके चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़े थे। कौन कौन से राज्य थे उसके बारे में हम जानेंगे। तो कांधार के बारे में, कांधार देता है
हेरात देता है, मकरान देता है और काबुल देता है। तो ये जो आपके जो 4 राज्य हैं, ये कौन से राज्य हैं? जितने में आप देखेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला जो एरिया है लगभग वो सारा ही उसे दे देते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे क्योंकि पहले तो पाकिस्तान अलग था नहीं, तो याद रखेंगे ये वाले जो एरिया होते हैं जो शर्त के अनुसार क्या करता है, सेल्यूकस निकेटर ये 4 कांधार, हेरात, मकरान, काबुल ये चारों एरिया राज्य किसको दे देता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। ठीक है, आगे देखेंगे चंद्रगुप्त भी भेंट स्वरूप क्या दे देता है? चंद्रगुप्त भेंट स्वरूप इनको क्या देता है? सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी देता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम मेगास्थनीज, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद एक पॉइंट है आपका मेगास्थनीज। देखिए मेगास्थनीज के बारे में एक बार नाम आ रहा है, तो मेगास्थनीज था कौन? आखिर ये कौन था? तो मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। याद रखेंगे मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और किसका राजदूत बनकर वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो याद रखेंगे वो चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बनकर आता है और यहाँ पे चंद्रगुप्त के दरबार में रहता है। याद रखेंगे पूछा जाता है कौन कौन से यात्री किसके किसके समय में आए थे। तो किसके दरबार में मेगास्थनीज रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसकी पुस्तक कौन सी थी? तो इसकी पुस्तक का नाम इंडिका था। ठीक है, और मेगास्थनीज था किसका राजदूत? तो याद रखेंगे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री। तो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त थे। क्योंकि आप जानते हैं जो इनके गुरु होते हैं, जो इनके आचार्य होते हैं वो कौन होते हैं? तो चाणक्य होते हैं। चाणक्य की सहायता से ही वो क्या करता है? तो वो अपने शासन की शुरुआत करता है, अपना साम्राज्य, अपने वंश की स्थापना करता है। तो वो क्या करता है? अपने जो सबसे बड़ा पद होता है प्रधानमंत्री का पद किसे देता है? अपने गुरु यानी कि कौटिल्य चाणक्य को दे देता है और उन्हीं की सहायता से अपने प्रशासन को अच्छे से करता है, उन्हीं के सुझावों पर अपना प्रशासन चलाता है वो भारत में। ठीक है, आगे देखेंगे हम चंद्रगुप्त के बारे में कुछ और पॉइंट्स दिए हैं। चंद्रगुप्त के 2 अन्य नाम भी मिलते हैं, इनको और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखेंगे एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस। तो कौन कौन से नाम मिलते हैं? एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस। क्योंकि आप जानते हैं यूनानी जो इतिहासकार हैं उन्होंने भी पुस्तकें लिखी हैं जिसमें क्या लिखता है ये याद रखेंगे, ये यूनानी लेखक हैं। इन्होंने अपनी पुस्तकों में एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त के बारे में विवरण दिया है, चंद्रगुप्त के बारे में बताया है। तो प्लूटार्क ने क्या नाम दिया? एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त के लिए इस्तेमाल किया। किसने किया? प्लूटार्क ने। तो प्लूटार्क ने किस नाम से दिया? तो एंड्रोकोटस। जस्टिन ने किस नाम को दिया? तो इन्होंने सैंड्रोकोटस के रूप में जाना। ठीक है, ये किसके नाम है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1793 ईस्वी में विलियम जोन्स ने, क्योंकि पहले ये नहीं पता था कि एंड्रोकोटस सैंड्रोकोटस जो यूनानी पुस्तकों में लिखा हुआ नाम मिलता है ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो क्या होता है 1793 ईस्वी में विलियम जोन्स ने ये पता लगाया कि ये जो एंड्रोकोटस नाम का प्रयोग हो रहा है ये किसी और के लिए नहीं बल्कि भारत का एक महान शासक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य है उसी के लिए इसका नाम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि एंड्रोकोटस सैंड्रोकोटस कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट देखते हैं हम। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी ये पूछा जाता है अर्थशास्त्र किससे संबंधित थी? तो याद रखेंगे राजनीतिक और सामाजिक से संबंधित थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? अर्थशास्त्र में इन्होंने बताया कि मौर्य जो साम्राज्य था वो कितने भागों में बटा था? तो 4 भागों में विभाजित था। 4 भागों में बटा हुआ था। वो 4 भाग कौन से थे? तो ये वही भाग है जो आप पहले वैदिक काल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो 4 भागों में समाज बटा हुआ था। इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि मौर्य जो साम्राज्य है 4 भागों में बटा था। तो ये जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी थी? तो चाणक्य की थी। ठीक है, आगे चलते हैं, मेगास्थनीज के बारे में बात करते हैं। तो मेगास्थनीज ने पुस्तक कौन सी लिखी है? इंडिका। इंडिका में क्या था? इंडिका में सब बताया है मेगास्थनीज ने कि जो मौर्य प्रशासन था, मौर्य जो साम्राज्य था वो कितने भागों में बटा था? तो जो मौर्य समाज था वो 7 भागों में, याद रखेंगे इसकी पुस्तक के अनुसार कितने भागों में बटा था? 7 भागों में बटा था। जबकि अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग देखें तो कितने भागों में समाज था? तो 4 भागों में बटा था। ठीक है,
ये भी कहा जाता है कि क्योंकि मेगास्थनीज बाहर का आया हुआ था, वो समाज को उसके कामों के हिसाब से इसने बांटा है, जबकि ये अर्थशास्त्र में जो चाणक्य का है ये यहीं के थे, ये समाज को अच्छे से समझते थे, इसलिए इसके बताने के नजरिए और उसके बताने के नजरिए में अंतर देखा जाता है। आगे चलेंगे हम। चंद्रगुप्त ने अंतिम समय में क्या किया था, जैन धर्म को अपना लिया था, क्योंकि अंतिम समय में ये जैन धर्म को अपनाएगा। और याद रखिएगा ये श्रावण बेलगोला ये जो है अपने अंतिम जीवन का जो अंतिम समय चल रहा होगा तब ये जैन धर्म को अपना लेगा। और जो मृत्यु है वो मृत्यु ये कहाँ इसकी होगी, तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में होगी। याद रखिएगा ये पूछी जाती है, इसकी मृत्यु क्यों पूछी जाती है, क्योंकि इसने एक अलग तरह से अपनी मृत्यु को प्राप्त किया था। क्योंकि देखिए तरीका क्या होगा, मृत्यु इनकी कब होगी, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में इनकी मृत्यु होगी। इनकी जो मृत्यु का तरीका होगा वो याद रखेंगे, संलेखना विधि द्वारा इन्होंने अपने जीवन को त्यागा था। ठीक है, वो संलेखना विधि क्या होती है, एक प्रकार की जैन धर्म में एक प्रकार की तपस्या होती है, कठोर तपस्या होती है, जिसमें क्या होता है खाना पीना अन्न और जल खाने पीने का क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं और एक कठोर तपस्या करते हैं और मृत्यु का इंतजार करते हैं। तो ऐसी विधि के द्वारा इसने क्या किया था, अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, चलिए तो ये पूछा जाता है कौन सी विधि के द्वारा, संलेखना विधि के द्वारा। कहाँ मृत्यु हुई, श्रवण बेलगोला में हुई। आगे चलेंगे हम देखेंगे जैन गुरु। तो कौन जैन गुरु थे, जिससे क्या था, जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर ही इसने अपना जैन धर्म अपनाया था। क्योंकि चंद्रगुप्त ने जो जैन धर्म अपनाया था वो किस गुरु के कहने पर अपनाया था, तो जैन गुरु कौन थे, भद्रबाहु, नाम याद रखेंगे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु से प्रभावित होकर इसने क्या कर लिया था, जैन धर्म को अपना लिया था। आगे चलेंगे हम देखेंगे इसके समय में क्या था, इसी के समय में 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ा था। याद रखेंगे इसी के समय में क्या हुआ था, मगध जो आपका मगध था इस पर क्या था, तो 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। किसके समय में, तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ चीजें और पूछी जाती हैं वो भी देख लेंगे, उसके बाद हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। तो आपका जो महल है, महल किस, याद रखेंगे आपसे इस तरह से पूछा जाता है, मौर्य साम्राज्य में महल किस रूप में प्राप्त होते हैं, किस रूप में बने थे। तो याद रखेंगे महल क्या था, लकड़ी और काष्ठ के उस समय महल जो बना हुआ करते थे वो किस तरह से बने होते थे, तो लकड़ी और काष्ठ का प्रयोग करके क्या करते थे, महल का निर्माण किया करते थे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।